हेलो एवरीवन। आज हम लोग माइनर एक्ट का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो है माइनर एक्ट का, जिसमें हम लोग विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट या एसआरए इसको कहते हैं, इस एक्ट को ये कंप्लीट कराएंगे। इसके अलावा कभी कभार क्वेश्चन आता है, दो एक्ट और है, इक्विटी और टॉर्ट। इक्विटी से आता है क्वेश्चन, वो भी हम करा देंगे आपको। टॉर्ट से आता है, वो भी करा देंगे। कहने का मतलब आज आपको 3 माइनर एक्ट मिलेंगे, एसआरए, इक्विटी और टॉर्ट, इसी वीडियो में, इसलिए वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके अलावा आज माइनर एक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, सारे माइनर एक्ट कंप्लीट हो जाएंगे आज। हम माइनर एक्ट आपको डे 35 से दे रहे हैं, 35, डे 37, डे 39, 41 एंड आज लास्ट डे है 43, डे 43। इस तरह से माइनर एक्ट कंप्लीट हो जाएंगे आज हम लोगों के। पहले हम पहली धारा देखें इसकी, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 क्या कहती है। धारा 6 पहले देख ले। स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद। समझ ले पहले धारा को, धारा 1 को। यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्मति के बिना स्थावर संपत्ति से विधि के सम्यक अनुक्रम से अन्यथा बेकब्जा कर दिया जाए, तो वो अथवा कोई ऐसा व्यक्ति जिसके माध्यम से कब्जा रहा है अथवा उससे व्युत्पन्न अधिकार द्वारा दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी अन्य ऐसे हक के होते हुए भी जो ऐसे वाद में खड़ा किया जा सके, उसका कब्जा द्वारा वाद प्रत्युत्थित कर सकेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, समझ ले इसको। शब्द आपको यही लिखने हैं, शब्दों में चेंज नहीं करेंगे आप, शब्द यही लिखिएगा, क्योंकि शब्द अगर आप गड़बड़ करते हैं तो मार्क्स गड़बड़ाते हैं। शब्द यही लिखिए, मगर समझा हम सकते हैं दूसरे शब्दों में इसको थोड़ा सा इजी करके, कि कोई व्यक्ति है जिसकी स्थावर संपत्ति या तो उसकी खुद की है या उसने अपने किसी हितवद्ध व्यक्ति को वो संपत्ति दे रखी है, या व्युत्पन्न अधिकार। व्युत्पन्न अधिकार का मतलब होता है आगे वो अधिकार प्राप्त करेगा, आगे वो व्यक्ति उस पर हित प्राप्त कर ले, जैसे विधिक प्रतिनिधि वगैरह होते हैं, इसको कहते हैं व्युत्पन्न अधिकार। तो कोई भी, कहने का मतलब संक्षेप में ये, धारा 1 में ये बात बताएगी, कोई भी व्यक्ति जिसकी वो संपत्ति हो या उसका वो हकदार हो और उसको ऐसे किसी अनुक्रम से हटा दिया जाए जो विधिपूर्ण नहीं है, तो वो व्यक्ति अपना कब्जा दोबारा प्रत्युत्तरण मीन्स होता है रिकवरी, दोबारा पाने के लिए वाद संसित कर सकेगा, न्यायालय में वाद ला सकेगा। धारा 2 इस पे प्रतिबंध लगा रही है कि किन दशाओं में वाद नहीं लाया जा सकता। वो 2 दशाएं बताई गई हैं, पूछा भी जाता है किन दशाओं पे स्थावर संपत्ति के वे कब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद नहीं लाया जा सकता, तो ये धारा 2 बताती है। इस धारा के अधीन कोई भी वाद, पहली बात, वे कब्जा किए जाने की तारीख से 6 मास के अवसान के बाद, ठीक, अगर 6 महीने बीत गए हैं वे कब्जा किए हुए, तब आप वाद नहीं ला पाएंगे। दूसरी बात, सरकार के विरुद्ध नहीं लाया जाएगा, मतलब या तो आप बेकब्जा हुए 6 महीने हो गए आपको, या फिर सरकार ने आपको बेकब्जा किया है, तो आप वाद नहीं ला पाएंगे। ये 2 रिस्ट्रिक्शंस हैं। तीसरी उपधारा क्या कह रही है, इस धारा के अधीन संस्थित किसी भी वाद में पारित किसी भी आदेश या डिक्री से ना तो कोई अपील होगी और ना ही ऐसे किसी आदेश या डिक्री का कोई पुनर्वलोकन ही अनुज्ञात होगा। कहने का मतलब जो आदेश या डिक्री पारित कर दी गई है मामले को सुनने के बाद, तो ना ही उसकी अपील होती है और ना ही पुनर्वलोकन होता है। हालांकि आपको पुनरीक्षण कराने का अधिकार प्राप्त है। कहने का मतलब उसी न्यायालय में आप पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं। चौथी और आखिरी उपधारा क्या कह रही, इस धारा की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को ऐसी संपत्ति पर अन्यथा हक स्थापित करने के लिए वाद लाने से और उसके कब्जे का प्रत्युत्तरण करने से वर्जित नहीं करेगी। कहने का मतलब है कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपना हक स्थापित करना चाह रहा है किसी संपत्ति पर, और हक स्थापित करने के बाद उसका प्रत्युत्तरण कराना चाह रहा है, रिकवरी कराना चाह रहा है, तो यहाँ पर मनाही नहीं है, इस धारा में मनाही नहीं है कि आप हक, कहने का मतलब यह है आपको आज़ादी है कि आप अपना हक स्थापित करें और अपना कब्जा वापस कर लें। अब इन एसआरए में
आप देखेंगे बीच बीच में हमने जैसे रेड पेन से जैसे यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ स्टार बनाया हुआ है, तो ये क्या है एग्जैक्टली संशोधन है। ये एसआरए में बहुत बड़ा संशोधन हुआ है 2018-19 में। तो और ये इतना बड़ा संशोधन है एसआरए का कि इसी संशोधन से प्रश्न बन जा रहा है 2020 18 के लास्ट 2020 में 18-20 में एचजीएस में आया था। सिर्फ संशोधन के बारे में पूछ लिया था कि आप बताइए क्या क्या संशोधन हुए हैं। तो आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो धाराएं प्रतिस्थापित हुई हैं उनके ब्रैकेट में प्रतिस्थापित लिख दे रहे हैं। जैसे धारा 10 जो है पूरी की पूरी धारा प्रतिस्थापित हुई है, पुरानी धारा की जगह नई धारा लाई गई है, धारा 10। तो इस तरह से ब्रैकेट में हमने प्रतिस्थापित लिख दिया है, स्टार लगा दिया है। कहने का मतलब है आपसे अगर पूछा जाए क्या क्या संशोधन हुए तो आप लिख दें कि निम्न संशोधन हुए, निम्न धाराएं प्रतिस्थापित हुई हैं। तो सिर्फ आप प्रतिस्थापित धाराएं ही लिख देंगे तब भी आपका मैटर सफिशिएंट हो जाएगा। तो आप सिर्फ प्रतिस्थापित धाराओं को कायदे से याद कर लीजिए कौन कौन सी धारा, क्योंकि वो नई धाराएं हैं तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, संशोधन पूछा गया तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है। तो दो तरह से आपको फायदा हो जाएगा। तो प्रतिस्थापित धाराओं को एज इट इज याद कर लीजिए आप। जैसे धारा 10 जो है सिर्फ 3 लाइन की धारा है, इसको एज इट इज आप लिख सकते हैं। अगर संशोधन आता तो संशोधन में, और ऐसे आती तो ऐसे, जहां जहां भी होगी तो हम या तो स्टार बना देंगे, या अगर पॉइंट में संशोधन हुआ है तो पॉइंट आपको याद रखवाना बड़ा मुश्किल काम है कि कौन सी धारा का कौन सा पॉइंट है। तो आप प्रतिस्थापित धाराओं को लिख दीजिए। क्या कह रही है धारा 10? संविधाओं के बाबत विनिर्दिष्ट पालन। ये प्रतिस्थापित हमने ब्रैकेट में लिखा है। पूरी धारा हटा के नई धारा लाई गई है। ये क्या कहती है धारा? न्यायालय द्वारा किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन धारा 11 की उपधारा 2 तथा धारा 14 और धारा 16 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए कराया जा सकेगा, कराया जाएगा। कहने का मतलब है कोई भी संविदा है उसका विनिर्दिष्ट पालन 3 धाराओं के अधीन रहते हुए कराएंगे आप। जैसे धारा 11 की उपधारा 2, 11 धारा 11 की उपधारा 2 कहती है न्यासी द्वारा अपनी शक्तियों के बाहर या न्यास के भंग में की गई संविदा का विनिर्दिष्ट परिवर्तन नहीं कराया जा सकेगा या नहीं कराया जा सकता। कहने का मतलब है अगर कोई न्यासी है और उसने न्यास भंग किया है और वो न्यास भंग है जो संविदा के बाहर का, जो उसकी न्यासी की शक्तियों के बाहर का भंग है, तो उसका विनिर्दिष्ट पालन नहीं करा सकेंगे आप। कहने का मतलब है न्यासी को जो आपने शक्तियां दी हैं, अगर उन शक्तियों, उन संविदाओं, उन शक्तियों के अंतर्गत वो गलती करता है, कर्तव्य भंग करता है, तभी आप विनिर्दिष्ट पालन पाने के हकदार हैं, अन्यथा नहीं। अगर वो अपनी शक्तियों के बाहर कोई ऐसा काम कर रहा है तो उसके लिए आप उस पर विनिर्दिष्ट पालन का वाद नहीं ला सकेंगे, ना करा सकेंगे। उसके अलावा धारा 14 और 16 हम आपको अब अगले ही स्टेप में बहुत विस्तृत पढ़ाने वाले हैं, आपको समझ में आ जाएंगी। आपको कुल मिला के 3 लाइनें लिखना है धारा 10 में, जो हमने यहाँ पर लिख दी है। अब देखिए एग्जाम बहुत करीब आ रहा है आपका, इसलिए हमने क्या किया है, अपना एक व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है 9450770672। इस नंबर पर आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। जिससे क्या होगा, आपको फ़ायदा ये होगा कि अब एग्ज़ाम के सिर्फ 60-62 दिन बचे हैं। इन दिनों में चूंकि आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है, आप हाथ पैर फूल जाते हैं कि कैसे तैयारी करें, तो उस सारे प्रेशर को हम मिनिमाइज़ कर देंगे, आपको समझा सकेंगे। आप इस तरह से पढ़िए तो आप एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कर पाएंगे सिलेबस को, प्लस आप रिवीजन कर पाएंगे। उसके अलावा आगे हम जजमेंट राइटिंग है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस है और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आपके साथ। ग्रुप में होने से आपको हम डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे आप हमारे, जिससे हम आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकेंगे जो आपके प्रेशर को मिनिमाइज करेंगी। बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है आपको। और इसकी हमने हालांकि ओपन फीस 1000 है, मगर यूट्यूबर्स के लिए सिर्फ 500 रुपये फीस है। आप सिर्फ 500 रुपये देकर हमसे ज्वाइन हो जाइए, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, ज्वाइन हो जाएंगे। पूरा सिलेबस आपको ये दे ही रहे हैं हम मेंस का, और उसके अलावा आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, आपको सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो इस नंबर पर हमसे चाहे मैसेज कर दें, चाहे कांटेक्ट कर लें, हम आपको हर चीज़ समझा देंगे। उसके अलावा आप रजिस्टर नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहिए, आपको सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, पूरा मेंस का हम सिलेबस फ्री में दे रहे हैं। जो कि अगर आपको चैनल ढूंढने में दिक्कत हो रही तो @rate of
@lawclasses by फिरोज सर डालिए, सारे चैनल आपको डे वाइज मिल जाएंगे। कोई भी असुविधा हो रही है तो इस नंबर पर आप हमारे कांटेक्ट कर लें, हमसे पूछ लें, हम आपको बेहतर मशवरा देंगे। आगे पेज पे हम लोग चले। अब आ गए हम लोग धारा 12 पे, संविदा के भाग का विनिर्दिष्ट पालन। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी धारा है ये। एसआरए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सबसे बड़ी धारा है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड धारा है और सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं क्योंकि इसकी बहुत सारी उपधाराएं हैं और उपधाराओं के खंड से भी प्रश्न आते हैं, उपधाराओं से भी प्रश्न आते हैं। जिससे क्या होता है, इसके अलावा जो है संविदा के भागिक पालन का वर्णन किया गया है। टीपीए संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53 काम है, वहाँ पर भी हम आपको पढ़ाएंगे। कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पर भाग का विनिर्दिष्ट पालन है, वहाँ पर संविदा का भागिक पालन है। दोनों संविधाएं अलग अलग हैं। कभी कभार आप प्रश्न आने पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि एसआरए की लिखें कि टीपीए की लिखें। कुल मिला के हम लोग पहले धारा देखें। धारा 12 संविदा के भाग का विनिर्दिष्ट पालन, इसकी उपधारा 1, इस धारा में अतिस्मिन पश्चात अन्यथा उपबंधित के सिवाय न्यायालय किसी संविदा के किसी भाग के विनिर्दिष्ट पालन का निर्देश नहीं देगा। ठीक, यही शब्द लिखना है आपको। क्या? अतिस्मिन पश्चात का मतलब होता है हियर एंड आफ्टर, यहाँ और यहाँ के बाद। कहने का मतलब यह है कि जहाँ, जैसा कि यहाँ या इसके बाद बताया गया है, उसके अलावा कहीं पर भी आप संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का निर्देश नहीं करा सकेंगे। मतलब जो यहाँ पर वर्णन कर दिया गया उन्हीं संविदाओं के भाग का विनिर्दिष्ट पालन कराया जा सकता है और किसी का नहीं कराया जा सकता है। ये कहती है उपधारा 1। उपधारा 2 क्या कह रही है? जहां की किसी संविदा का कोई पक्षकार उनमें के अपने पूरे भाग का पालन करने में असमर्थ हो, किंतु वो भाग जिसे अपालित रह जाना ही है पूरे भाग के अनुपात में मूल्य में बहुत कम हो और उसके लिए धन के रूप में प्रतिकर हो सकता हो, वहां दोनों में से किसी भी पक्षकार के वाद लाने पर न्यायालय संविदा में से उतने भर के विनिर्दिष्ट पालन का निर्देश दे सकेगा जितने का पालन किया जा सकता हो और उतने के लिए धन के रूप में प्रतिकर दिलवा सकेगा। दूसरे पॉइंट को बहुत क्लियरली समझ लीजिए आप कि कोई भी संविदा है उसका जो पालन है, कहने का मतलब यह है उपधारा 2 का कि मान लीजिए कोई संविदा है जिसका 90% भाग जो है उसका प्रतिकर जो है धन के रूप में हो सकता है, बाकी 10% जो भाग है उसका परिवर्तन कराया ही नहीं जाए। मतलब 10% संविदा का पालन नहीं हो सकता है, 90% का हो सकता है और 90% का धन के रूप में प्रतिकर दिया जा सकता है। तो दोनों में से कोई भी पक्षकार अगर न्यायालय के पास आता है विनिर्दिष्ट पालन के लिए तो न्यायालय कह देगा कि ठीक है, आप 90% का जो धन के रूप में प्रतिकर है वो दे दीजिए, बाकी संविदा कंप्लीट हो गई आपकी। तीसरी उपधारा सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, इसको बहुत ध्यान से समझें आप। जहां की संविदा का कोई पक्षकार उनमें के अपने पूरे भाग का पालन करने में असमर्थ हो और वो भाग जिसे अपालित रह जाना ही है, या तो कहने का मतलब है, अब क्या हुआ, इस उपधारा 2 का जस्ट उल्टा हो गया कि संविदा का पूरी संविदा का तो पालन हो नहीं सकता और जो अपालित भाग है वो क्या है वो समझ लें। का खंड में बताया है संपूर्ण का प्रचुर भाग हो यद्यपि उसका धन के रूप में प्रतिकर हो सकता हो। जो अपालित रह जाने वाला भाग है वो प्रचुर मात्रा में, मान लीजिए वो भाग 80% है जिसका पालन नहीं किया जा सकता है और जिसका किया जा सकता है वो सिर्फ 20% है। और पहली कंडीशन बता के दी गई कि जो 80% है जो नहीं किया जा सकता उसकी तो बात उसे भूल जाइए आप, 20% जो है उसका धन के रूप में प्रतिकर दिया जा सकता है। खा बात क्या बता दी, उसका धन के रूप में प्रतिकर ना हो सकता हो, मतलब जो 20% है भी उसका भी धन के रूप में प्रतिकर नहीं हो सकता है।
तब क्या होगा, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे वो समझें। तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वहां वो, यहां से समझे, वहां वो विनिर्दिष्ट पालन के लिए डिक्री अभिप्राप्त करने का हकदार नहीं है। ठीक, किंतु न्यायालय दूसरे पक्षकार के वाद लाने पर व्यतिक्रम करने वाले पक्षकार को ये निर्देश दे सकेगा कि संविदा के अपने उतने भाग का जितने का वो पालन कर सकता है विनिर्दिष्टता पालन करे। यदि दूसरा पक्षकार, कहने का मतलब हुआ जो संविदा का प्रचुर मात्रा में जो संविदा है उसका भाग का पालन नहीं हो सकता, और हो भी सकता है तो किसी में धन मिल रहा है किसी में नहीं मिल रहा है, तो दोनों ही कंडीशन को हम देख ले तो वहां न्यायालय क्या करेगा, जहां जो संविदा का विनिर्दिष्ट पालन करने में असमर्थ है उसको तो पालन नहीं करा पाएगा। दूसरा पक्षकार वाद लाता है कि भाई चलिए जो 20% हमें मिल रहा है 80% का नहीं हो सकता, आप 20% का जो हमें पालन करा के दे दीजिए, 20% में हम संतुष्ट हो जाएंगे। तो न्यायालय क्या करेगा, इस बात को समझ ले। यदि दूसरा पक्षकार खंडका के अधीन आने वाली दशा में प्रतिकर जो धन के रूप में है दिया जा सके, दे दे या दे चुका हो, कहने का मतलब है जो 20% भाग जो हमने बताया धन के खंडका में कि धन के रूप में प्रतिकर हो सकता है, तो वो या तो उतना धन दे दे उसको दूसरे पक्षकार को, ठीक, जो व्यतकर्मी है, या फिर उसको धन दे देने का वचन दे दे कि हम इतना धन दे देंगे, ठीक है, बाकी आप हमें परेशान ना करिए। अगले पेज पे चले हम लोग। अब अगले पॉइंट में क्या बता दिया, जो खंड का और खा थे जो पिछले पेज पे, दोनों दशाओं में से हर एक में संविदा के शेष भाग के पालन कराने के सब दावों को तथा प्रतिवादी के वितक्रम द्वारा उसे हुई हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर पाने के समस्त अधिकार को त्याग दे। देखिए बहुत कायदे से समझ लीजिए, न्यायालय जो है, जब न्यायालय की शरण में वो व्यक्ति आता है जो वेतकर्मी नहीं है, वेतकर्मी जो मतलब वेतकर्मी वो व्यक्ति है जो संविदा का पालन नहीं कर सकता, असमर्थ है, तो उसके अलावा जब दूसरा पक्षकार न्यायालय के पास आया कि हमारी जो जितनी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन हो कर सकता है उसका करा दीजिए, तो न्यायालय उससे दो शर्तों पर उसकी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कराएगा। पहली शर्त जो हमने पिछले पेज पर पढ़ाई थी वो ये थी कि वो जो धन के रूप में प्रतिकर हो सकता हो वो धन के रूप में प्रतिकर दे दे या दे दिया हो उसने, जितना धन के रूप में प्रतिकर दिया जा सकता था। दूसरी बात, दोनों ही अवस्थाएं जो थी जिनमें धन के रूप में प्रतिकर हो सकता था या नहीं हो सकता था, तो हो सकता हो या ना हो सकता हो वो बात यहीं पर अब खत्म हो जाएगी। जितने का हम आपको धन के रूप में प्रतिकर दे रहे हैं, जो प्रतिकर हम दिला रहे हैं, न्यायालय कह देगा उससे उतना आप रख लीजिए और संतोष करिए। इसके अलावा आप प्रतिकर्मी जो प्रतिवादी है उसके खिलाफ ना कोई दावा लाएंगे, ना ही आप कोई नुकसान के लिए प्रतिकर के लिए कोई आवेदन करेंगे। मतलब ये जो आपको मिल रहा है, जो 80% संविदा का वैसे भी पालन नहीं हो पा रहा है, 20% का जो हो रहा है वो हम आपको दे रहे हैं, इसने में संतुष्ट हो जाइए। अब आगे ना आप प्रतिवादी के विरुद्ध कोई वितक्रम के लिए वाद लाइए, ना हानि के लिए कोई प्रतिकर पाने का कोई अधिकार रखिए। आपके सारे अधिकार इसी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के साथ समाप्त हो जाएंगे। अगर आप ऐसा सहमत हैं तो हम संविदा का विनिर्दिष्ट पालन करा देंगे, ऐसा न्यायालय उस दूसरे पक्षकार से कहेगा जो कि वित्तकर्मी नहीं है। वित्तकर्मी को तो संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का अधिकार ही नहीं है। ये बात बता दी गई उपधारा 3 में। ये पूरी कंप्लीट बात आप समझ लीजिएगा। ना समझ आए वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा, तब भी ना समझ में आए तो हमसे कांटेक्ट करिएगा, हम आपको समझा देंगे, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है ये। बार बार समझने के बाद समझ में आएगा, एक बार में समझ में नहीं आएगा इजीली। टिपिकल है ये बात। फिर आप आ जाइए उपधारा 4। जबकि संविदा का कोई भाग जिसका यदि उसे अलग से ले तो विनिर्दिष्टता पालन किया जा सकता है, किंतु
उसी संविदा के ऐसे अन्य भाग से पृथक और स्वतंत्र आधार पर खड़ा हो जिसका विनिर्दिष्ट पालन नहीं किया जा सकता, वहां न्यायालय पूर्व भाग के विनिर्दिष्ट पालन का निर्देश दे सकेगा। बहुत ध्यान से समझिए, ये उपधारा 4 यहाँ से भी प्रश्न बनता है। इसके वर्ड्स आपको ऐसे ही लिखने हैं, वर्ड्स चेंज नहीं करने हैं, मगर हम आपको इसको इसी शब्दों में समझा दे रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा कि संविदा के 2 भाग हैं, जिनमें से पहले भाग का विनिर्दिष्ट पालन हो सकता है और बाद वाले का नहीं हो सकता। 2 भाग हैं और दोनों भागों को अलग अलग किया जा सकता है। तो जैसे मान लीजिए जिस भाग का पहले भाग में बताया गया है कि पालन किया जा सकता है, दूसरे का उसी संविदा का दूसरा भाग है जो अलग किया जा सकता है और उसका विनिर्दिष्ट पालन नहीं किया जा सकता। तो न्यायालय को ये अधिकार है, वो ये निर्देश दे दे कि जितने भाग का मतलब पहले वाली अवस्था जो संविदा का पहला भाग है उसका विनिर्दिष्ट पालन करा दे और बाद वाले को छोड़ दे, क्योंकि दोनों अलग अलग हो सकते हैं। जहां संविधाओं के भाग अलग नहीं हो सकते वहां विनिर्दिष्ट पालन नहीं हो सकता है। अलग हो सकते हैं तो जितने भाग का हो सकता है उतने का न्यायालय विनिर्दिष्ट पालन का निर्देश दे देगा, बाकी आप भूल जाइए। स्पष्टीकरण यहाँ पर बताया कि स्पष्टीकरण से भी प्रश्न आता है, इसलिए हमने स्पष्टीकरण को भी बहुत ध्यान से समझना है। आपको दिया है, संविदा का कोई पक्षकार संविदा पालन करने के प्रयोजन हेतु असमर्थ माना जाएगा यदि उसकी विषय वस्तु का कोई भाग जो संविदा की तारीख को अस्तित्व में था किंतु उसके पालन के समय अस्तित्व में ना रह जाए। कहने का मतलब है, जैसे आपने कहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया कि हम आपको टेंट का सामान फला तारीख को दे देंगे, तो उस वक्त सब हालात सब ठीक थे। अब वो तारीख जब शादी की तारीख आई है जिसके लिए आपने टेंट को ऑर्डर किया था, उस तारीख पर कर्फ्यू लग गया या टेंट में आग लग गई तो टेंट का सामान नहीं बचा, या कर्फ्यू लग गया, अब ऐसे हालात नहीं है कि आप तक सामान पहुंचाया जा सके, तो संविदा करने में वो व्यक्ति असमर्थ माना जाएगा। कि हालात ऐसे हो जाएं कि जब संविदा की गई थी तो सब कुछ नॉर्मल था, विषय वस्तु का अस्तित्व था, मगर जब संविदा इन्फोर्स होना थी, परिवर्तन में आना थी, की जाना थी, संविदा का परिवर्तन किया जाना था, तो वो अस्तित्व में ही ना हो, मतलब टेंट का सामान ही जल जाए तब है ही नहीं, तो क्या आप टेंट का सामान पहुंचाएंगे, या फिर ऐसे हालात आ जाएं कि आप उसका परिवर्तन ना करा पाए, तो ये माना जाएगा कि आप असमर्थ हैं। फिर धारा 14 में आ जाइए। ऐसी संविदाएं जो विनिर्दिष्टता परिवर्तनीय नहीं है, ये भी देखिए प्रतिस्थापित धारा है, 2018-19 में प्रतिस्थापित करी गई है। हमने बताया है, आपसे पूछा जाए 2018-19 में एसआरए में क्या संशोधन हुए हैं, तो आप पहले धारा 10 लिखें, फिर धारा 14 एज लिख दें कि ये धाराएं प्रतिस्थापित। अभी आगे धारा हम 20 आपको पढ़ाएंगे, अगर आप ये 3 धाराएं भी लिख देते हैं कि ये 3 धाराएं प्रतिस्थापित कर दी गई हैं, पुरानी धाराओं को हटा दिया गया, नई धाराएं रख दी गई हैं, जो कि बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसमें इन्हीं 3 धाराओं में आपको चाहे कितना ही लंबा क्वेश्चन क्यों ना हो, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। समझ लें इस धारा को। निम्नलिखित संविदाओं को विनिर्दिष्टता परिवर्तित नहीं कराया जा सकता। कौन सी संविदाएं परिवर्तित नहीं कराई जा सकती, इन्फोर्स नहीं कराई जा सकती, वो बताई गई हैं। जिसमें पहला पॉइंट का बताया गया है, जहां संविदा के किसी पक्षकार ने संविदा का प्रतिस्थापित पालन धारा 20 के उपबंधों के अनुसार अभिप्राप्त कर लिया है। अगर आपने धारा 20 आगे अभी हम पढ़ाएंगे आपको, उसका प्रतिस्थापित पालन करा लिया है, तो संविदा का विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता बाद में। खा पॉइंट क्या कर रहा है, कोई ऐसी संविदा जिसके पालन में ऐसे किसी निरंतर कर्तव्य का पालन अंतर्वलित है जिसका न्यायालय पर्यवेक्षण कहते हैं देखरेख को, सुपरविजन को नहीं कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज इट इज पॉइंट आपको एज इट इज लैंग्वेज में लिखना है, बिल्कुल ये धारा आपको याद करना होती है। कोई ऐसी संविदा जिसके पालन में ऐसे किसी निरंतर कर्तव्य का पालन अंतर्विलित है, मतलब कहने का कोई ऐसा कर्तव्य पालन है जो निरंतर चलने वाला है, जिनका न्यायालय सुपरवाइज नहीं कर सकता, पर्यवेक्षण नहीं कर सकता, तो ऐसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता। फिर तीसरा पॉइंट बताया गया है, कोई ऐसी संविदा जो पक्षकारों की व्यक्तिगत अर्हताओं पर इतनी निर्भर है कि न्यायालय उसके
तात्विक निबंधनों का विनिर्दिष्ट पालन नहीं करा सकता। कोई ऐसी संविदा है जो व्यक्तिगत अर्हताओं पर इतनी आधारित है, इतनी निर्भर कर रही है कि न्यायालय उनके तात्विक निबंधों मैटरनल मामलों में का पालन नहीं करा सकता, विनिर्दिष्ट पालन नहीं करा सकता। इतनी सीमित संविदा है कि उन दो पक्षकारों के बीच के ही मैटर हैं, बाहरी आदमी उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, तो वहाँ न्यायालय भी विनिर्दिष्ट पालन नहीं करा सकता। चौथी और आखिरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसी संविदा जो अवधारणीय मीन्स होता पर्यवसाय या निर्णय योग प्रकृति की है। कहने का मतलब है ऐसी संविदा जिसका निर्णय किया जा सकता हो, सामान्य निर्णय किया जा सकता हो, जो अपने आप में अवधारणीय हो, जो जिसका अवधारणा की जा सकती हो, जो इन्फोर्सबल हो, जिसका आसानी से परिवर्तन कराया जा सके, तो उसका आप विशिष्ट परिवर्तन कराने के लिए न्यायालय में ना जाएं। विशिष्ट उसका विनिर्दिष्ट परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। ये बताती हैं 4 उपधाराएं धारा 14 के बारे में, जो प्रतिस्थापित की गई है धारा 14 2018-19 में। ठीक, अगले पेज पर चले हम लोग। अब आ जाइए आप लोग धारा 16 में। धारा 16 क्या कहती है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की अनुतोष का वैयक्तिक वर्जन कहते हैं रोक को, बार को, व्यक्ति कहते हैं पर्सनल को। कब पर्सनली संविदा का अनुतोष का वर्जन रोका जा सकता है, ये सब बताती है धारा 16। पहले दोबारा धारा को समझ ले, पॉइंट को समझ ले, कैसे लिखना है। संविदा का विनिर्दिष्ट पालन किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नहीं कराया जा सकता। ऐसे व्यक्ति के पॉइंट का बताया गया है जिसने धारा 20 के अधीन संविदा का प्रतिस्थापित पालन अभिप्राप्त कर लिया है, या पॉइंट कहता है जो संविदा के किसी मरमूत मीन्स होता है मेन, मरमूत निबंध का जिसका उसकी ओर से पालन किया जाना शेष हो, पालन करने में असमर्थ हो गया हो, या उसका अतिक्रमण करे, या संविदा के प्रति कपट करे, अथवा जानबूझकर ऐसा कार्य करे जो संविदा के लिए विसंवादी या ध्वंसक हो, मतलब संविदा को खत्म करने वाला हो। कहने का मतलब पॉइंट को समझ लीजिए कि संविदा का मतलब उस व्यक्ति के पक्ष में विनिर्दिष्ट पालन का आदेश न्यायालय नहीं देगा जो संविदा के मर्मूत मतलब मेन संविदा जिन आधारों पर आधारित थी उसका उस व्यक्ति की ओर से पालन ना किया गया हो, या वो असमर्थ हो गया हो, या वो अतिक्रमण कर रहा हो, या वो संविदा को कपट या जानबूझकर ऐसा काम कर रहा हो जो संविदा को खत्म करता हो, विध्वंसक हो या विसंवादी हो, संविदा उसके कारण से खत्म हो रही हो या उसको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा हो, उस व्यक्ति के पक्ष में न्यायालय संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का आदेश नहीं देगा। और कहने का मतलब यह है धारा 2 में उस व्यक्ति के पक्ष में न्यायालय विनिर्दिष्ट पालन का अधिकार का निर्णय नहीं देगा जो अतिक्रमणी है या कपट करता है या जानबूझकर अपने संविदा के वाक्य का पालन नहीं कर रहा है। इसकी पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, निर्णय है सुधर सिंह बनाम हरि सिंह 2021 का लेटेस्ट निर्णय है। आप जरूर इसको, इसलिए धारा जरूर पूछी जा सकती है एग्जाम्स में, हर आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है पॉइंट, जो ये साबित करने में असफल रहे कि उसके संविदा के उन निबंधनों से भिन्न जिनका पालन प्रतिवादी द्वारा निवारित अथवा अभित्यक्त किया गया है, जो उसके द्वारा पालन किए जाने हैं, उसने पालन कर दिया है अथवा पालन करने के लिए वो सदा तैयार और रजामंद रहा है। देखिए उपधारा 1 में तो कह दिया गया, मतलब खंड का में तो कह दिया गया प्रतिस्थापित पालन करा लिया तो उसको अब संविदा का विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराने दिया जाएगा। पॉइंट में कह दिया कि अगर वो जानबूझकर पालन नहीं कर रहा है या अतिक्रमण कर रहा है या कपट किया है तो भी उसके पक्ष में संविदा का पालन नहीं होगा, विनिर्दिष्ट पालन का आदेश नहीं किया जाएगा।
तीसरी बात है कि संविदा का विनिर्दिष्ट पालन उस व्यक्ति के पक्ष में इसलिए नहीं किया जाएगा कि जो संविदा जितना भाग उसको पालित करना था, जिसको पालन करना था, प्रतिवादी ने उसे मना नहीं किया था, फिर भी उसने पालन नहीं किया या पालन करने में तैयार नहीं था, वो कि उस अपने भाग का संविदा का पालन करने के लिए तैयार नहीं था, तब भी उसके पक्ष में संविदा का विनिर्देश पालन का न्यायालय निर्देश नहीं देगा। कहने का मतलब है गा पॉइंट ये कहता है कि अगर वो व्यक्ति जिसको संविदा का पालन करना था, जितने भाग उसके भाग में जो आ रही थी संविदा, उस भाग का पालन करना था और प्रतिवादी ने उसे ऐसा मना नहीं किया था कि आप ना करो, फिर भी उसने पालन नहीं किया अपने भाग का और ना ही पालन करने के लिए वो रजामंद था, कभी तैयार भी नहीं था, वो आनाकानी शुरू से कर रहा था, तब उस ऐसे व्यक्ति को पक्ष में संविदा का जो विनिर्दिष्ट पालन है ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नहीं करा सकता न्यायालय। ऐसा ही निर्णय है, निर्णय इसी बेस पे है, गा पॉइंट पे ही है, सुधर सिंह बनाम हरि सिंह AIR 2021 ही सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें हुआ क्या, वादी ने तथ्यों एवं साक्ष्यों से यह साबित कर दिया कि वो सदैव संविदा के निबंधनों का पालन करने के लिए तैयार और तत्पर था, इसीलिए वादी अपीलार्थी की आज्ञप्ति निष्पादित कराने वादी अपीलार्थी आज्ञप्ति निष्पादित कराने का हकदार है, तद अनुसार अपील अनुज्ञात। मतलब यह है वादी ने अपील की तो हाई कोर्ट ने इसको मना कर दिया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको राहत दी। इसमें हुआ यह था कि वादी अपने भाग के संविदा का पालन करने के लिए तत्पर था और इस आधार पर अपीलार्थी की जो आज्ञप्ति होना चाहिए थी वो उसके पक्ष में होना चाहिए थी, उसका आज्ञप्ति का निष्पादन कराना चाहिए था हाई कोर्ट के, जो कि नहीं कराया हाई कोर्ट ने, इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील को अनुज्ञात कर लिया, मान लिया, अपील उसकी बरकरार रही। अपील के आधार पर न्यायालय ने निर्णय दिया कि अगर कोई पक्षकार अपने भाग का पालन कराने के लिए तत्पर है या रजामंद है या तैयार है तो ऐसे व्यक्ति के पक्ष में संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कराया जाना चाहिए। ये पॉइंट गा भी कह रहा है और ये केस लॉ भी कह रहा है। हमने अपना चैनल दे दिया आपको, थोड़ी सी जगह खाली थी, @लॉ क्लासेस बाय फिरोज सर। आप डायरेक्ट यूट्यूब पे डालें, आप हम तक पहुंच जाएंगे। उसके अलावा चूंकि एग्जाम के डेट बहुत करीब है, हमने अपना एक यूट्यूब नंबर आपको दिया है, व्हाट्सएप नंबर है ये 9450770672। इस पे आप हमसे कांटेक्ट करिए, डायरेक्ट जुड़ जाइए, जिससे क्या होगा आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं एग्जाम से रिलेटेड वो हम कंप्लीट कराएंगे। जितने भी पॉइंट्स आपके दिमाग में उठ रहे हैं उन सबका समाधान देंगे। और इसके लिए हमने फीस हालांकि वैसे 1000 रखी, मगर आप यूट्यूबर्स के लिए सिर्फ 500 रुपये फीस है, बहुत नॉमिनल फीस है। जुड़ जाइए, नहीं जुड़ रहे हैं तब भी कोई बात नहीं, अपनी पढ़ाई करते रहिए, सारे लोगों को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। अब हम लोग आ गए SRA स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट या भारतीय अनुतोष अधिनियम की धारा 20 पर, जिसका हम लगभग हर धारा में जिक्र सुन रहे हैं, हर जगह आ रही है ये भी धारा हमने स्टार बना दिया है। प्रतिस्थापित धारा है, ब्रैकेट में प्रतिस्थापित भी लिख दिया है। 2018 में इसको प्रतिस्थापित किया गया है संशोधन द्वारा, पुरानी धारा को, पूरी धारा को हटा के नई धारा प्रतिस्थापित की गई है। और संविदा का मतलब धारा का नाम भी रख दिया गया, संविदा का प्रतिस्थापित पालन। कैसे प्रतिस्थापित पालन होता है इसकी पहले उपधारा 1 देखें, क्या कह रही है उपधारा 1 वो देख ले अभी हम। उपधारा 1 कहती है, जहां संविदा किसी पक्षकार के वचन का पालन न करने के कारण टूट जाती है, वहां वो पक्षकार जो ऐसे भंग से पीड़ित होता है, किसी तीसरे पक्षकार के माध्यम से या अपने स्वयं के अभिकरण द्वारा प्रतिस्थापित मीन्स विकल्प पालन, तो प्रतिस्थापित पालन का और ऐसा भंग करने वाले पक्षकार से उसके द्वारा वास्तविक रूप से उपगत, व्ययनित और अन्य खर्चों को वसूल करने का विकल्प रखेगा। समझ लीजिए क्या मतलब है।
अगर कोई संविदा जो है किसी वचन के पालन के कारण टूट गई है, तो वो पक्षकार जो बेचारा इस पीड़ित है, जो इस भंग से नुकसान उठा रहा है, वो किसी तीसरे पक्षकार के माध्यम से या स्वयं के अभिकरण के माध्यम से ऐसे भंग का पालन कराने के लिए, और ऐसे भंग से जो उसे नुकसान हुआ है, व्यनित खर्च हो या और खर्च हो या जो भी उसने खर्च किया हो, उन सब का प्रतिकर के रूप में वसूलने का विकल्प रखेगा। ठीक। प्रतिस्थापित डायरेक्ट अगर पालन नहीं हो रहा है तो उसका प्रतिस्थापित पालन का विकल्प उस पीड़ित पक्षकार के पास होगा। ये कहती है उपधारा 1। उपधारा 2 क्या कह रही है? उपधारा 1 के अधीन संविदा का कोई भी प्रतिस्थापित पालन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे पक्षकार ने, जो ऐसे भंग से पीड़ित है, भंग करने वाले पक्षकार को 30 दिन से अन्यून का लिखित में एक नोटिस उसने ऐसे समय के भीतर संविदा का पालन करने के लिए कहते हुए जो उस नोटिस में विनिर्दिष्ट हो नहीं दे दिया हो, और उसका ऐसा करने से इनकार करने या ऐसा करने में असफल रहने पर वो उसका पालन किसी तीसरे पक्षकार या स्वयं अपने अभिकरण द्वारा कराएगा। कंडीशन लगा दी गई है उपधारा 1 में कि आप प्रतिस्थापित पालन, जो संविदा भंग से पीड़ित व्यक्ति है, वो प्रतिस्थापित पालन उपधारा 1 के अनुसार तब तक नहीं पा सकेगा जब तक कि उसने 30 दिन के अंदर ऐसा लिखित नोटिस उस व्यक्ति को ना दिया हो जिसने संविदा भंग की हो, और उस नोटिस में यह भी कहा हो कि इतने दिन के अंदर आप हमारी संविदा का पालन करा दे दीजिए। और भंग करने वाला पक्षकार या तो उस नोटिस के अनुसरण में कोई काम नहीं करता है, या असफल रहता है, या वो इनकार कर देता है कि हम पालन नहीं करा पाएंगे, जो आपको करना है सो कर लीजिए। तो जब वो ये कह दे कि हम पालन नहीं करा पाएंगे, असफल हो जाए या असमर्थ हो जाए या कोई जवाब ना दे 30 दिन के अंदर, तब आप 30 दिन के जो नोटिस आपने दिया था और जो आपने समय दिया था कि इतने दिन में आप संविदा को पूरा कर दीजिए, अगर वो तब भी करवट नहीं लेता है, तब आप क्या करेंगे? प्रतिस्थापित पालन करा सकेंगे, अन्यथा नहीं करा पाएंगे। उपधारा 3 इंपॉर्टेंट है, समझ लें। जहां संविदा के भंग से पीड़ित पक्षकार ने उपधारा 1 के अधीन नोटिस देने के पश्चात किसी तीसरे पक्षकार के माध्यम से या अपने स्वयं के अभिकरण द्वारा संविदा का पालन करा लिया है, वहां वो भंग करने वाले पक्षकार के विरुद्ध विनिर्दिष्ट पालन के अनुतोष का दावा करने का हकदार नहीं होगा। कहने का मतलब हुआ, आपने नोटिस दिया, नोटिस के देने के बाद आपने क्या किया? उस व्यक्ति ने या आपने संविदा का पालन करा लिया, तो चूंकि संविदा पूरी हो गई, संविदा का पालन कर दिया गया, चाहे आपने स्वयं करा लिया हो या किसी तीसरे माध्यम से करा लिया हो। संविदा का फिलहाल जो भंग जिस पक्षकार ने संविदा भंग की थी उसके द्वारा संविदा का पालन करा लिया गया, आपकी संविदा पूरी हो गई। अब आप संविदा पूरी होने के बाद अब विनिर्दिष्ट पालन के हकदार नहीं है, क्योंकि संविदा का पालन या तो आप सामान्य रूप से करा सकते हैं या फिर विनिर्दिष्ट पालन से करा सकते हैं। इसके बाद आती है उपधारा 4, छोटी सी उपधारा है। पीड़ित पक्षकार भंग करने वाले पक्षकार के विरुद्ध प्रतिकर का दावा कर सकेगा। अगर कोई प्रतिकर भी उसे चाहिए है, भंग से जो उसको नुकसान हुआ है उसका प्रतिकर भी चाहिए, संविदा भी भंग हुई तो संविदा भंग के लिए, और अगर प्रतिकर का भी कोई हकदार है, प्रतिकर चाहिए उसे, तब भी वो उसके लिए दावा कर सकता है। थोड़ी सी जगह खाली थी तो हमने फिर अपना ऐड कर दिया है। व्हाट्सएप नंबर हमारा 9450770672 है। इस पर हम बता चुके हैं कि आप डायरेक्ट जुड़ जाएं, एग्ज़ाम का प्रेशर आपके पास बहुत ज़्यादा होगा, डायरेक्ट जुड़ जाएं आप हमसे, तो हम आपके साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, आपको प्रॉब्लम समझा पाएंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर पाएंगे। उसके अलावा हमने ओपन फीस इसकी 1000 रखी है ज्वाइन होने की, रजिस्ट्रेशन की। आप लोगों के यूट्यूबर्स के लिए सिर्फ 500 रुपये फीस है, सिर्फ 500 रुपये देकर आप हमसे ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन नहीं होना चाहते हैं कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट यूट्यूब पे डालिए @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। डे 1 से लेकर डे 100 तक आपको सारे PCSJ HJS मेंस यूपी के सारे क्वेश्चन, सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे डे बाई डे।
कोई असुविधा हो आप हमको कॉल कर ले, मैसेज कर ले, हम आपकी हर प्रॉब्लम को दूर करेंगे। आप सिलेक्शन ज़रूर लें, मैटर को शेयर ज़रूर करें सबसे, और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। सब लोगों को फ़ायदा होना चाहिए इससे। आगे बढ़े हम लोग। अब आ जाइए आप धारा 26 में, एसआरए की, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 26 क्या कहती है? लिखते कब परिशोधित की जा सकेंगी? पहला पॉइंट समझ ले, पहली उपधारा, जबकि पक्षकारों के कपट या पारस्परिक भूल के कारण कोई लिखित संविदा या अन्य लिखत उसके वास्तविक आशय को अभिव्यक्त नहीं करती तब। कहने का मतलब है कोई कपट किया गया हो किसी पक्षकार द्वारा या वास्तविक भूल के कारण अगर संविदा जो है वास्तविक रूप को अभिव्यक्त नहीं कर रही है तो क्या कर सकते हैं आप? पहला पॉइंट का, दोनों में से कोई पक्षकार या उसका हित प्रतिनिधि लिखत को परिशोधित करने का वाद संसित कर सकेगा। ठीक। दूसरी बात अथवा में है, वादी किसी ऐसे वाद में जिसमें लिखित के अधीन उद्भूत कोई अधिकार विभागक हो या विभाग हो या विवादित हो अपने अभिवचन में दावा कर सकेगा कि लिखित परिशोधित की जाए। कोई वाद कहीं प्रस्तुत किया गया है उसमें भी ये बात को बढ़ा सकता है कि इस लिखित में ये परिशोधन होना चाहिए। अथवा तीसरी और आखिरी बात क्या है, ऐसे किसी वाद में जैसा खंड खा में निर्दिष्ट है, प्रतिवादी किसी अन्य प्रतिरक्षा के साथ जो उसको उपलब्ध हो लिखत की परिशुद्धि की मांग कर सकेगा। कहने का मतलब है जहां पर वादी नहीं, जहां पर प्रतिवादी है कोई और अन्य प्रतिरक्षा मांग रहा है उसको ये भी अधिकार प्राप्त होगा कि वो भी जो क्या करे, अपने लिखित में परिशुद्धि की मांग कर सकेगा। ठीक, ये बताई गई है पॉइंट का में बात धारा 26 में। अब आप आ जाइए, अब यहां पर एक धारा 30 है, विखंडित कराने वाले पक्षकार से न्यायालय साम्य बरतने की अपेक्षा कर सकेगा। ये हम आपको जस्ट इसके बाद एक एक्ट पढ़ाएंगे साम्य के बारे में, वहां पर ये धारा पूरी हमने आपको पढ़ाई हुई है तो ज़रूरत नहीं है 2 बार पढ़ने की। अभी जस्ट हम इसके बाद आपको साम्य पढ़ाएंगे, वहां पर ये धारा एक्सप्लेन करेंगे। फिर धारा 34 है प्रास्थिति कहते हैं स्टेटस को। प्रास्थिति की या अधिकार की घोषणा के बारे में न्यायालय का विवेकाधिकार। क्या विवेकाधिकार है वो समझ लें। कोई व्यक्ति जो किसी विधिक हैसियत का या किसी संपत्ति के बारे में किसी अधिकार का हकदार हो, ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध जो ऐसी हैसियत का या ऐसे अधिकार के हक का प्रत्याख्यान करता हो, या प्रत्याख्यान कहते हैं डिनाय को, या प्रत्याख्यान करने में हितबद्ध हो, वाद संसित कर सकेगा और न्यायालय स्वविवेक में उस वाद में ये घोषणा कर सकेगा कि वो ऐसा हकदार है और वादी के लिए ये आवश्यक नहीं है कि वो उस वाद में किसी अतिरिक्त अनुतोष की मांग करे। देखिए धारा 34 को बहुत पूछा जाता है और इन्हीं शब्दों में आपको लिखना है, मगर इसको हम इसी करके आपको समझा दे रहे हैं। ये कहने का मतलब ये है कि कोई आप किसी संपत्ति के विधिक किसी संपत्ति के अधिकारी हैं या विधिक अधिकार है, आपको हैसियत रखते हैं, मगर कोई ऐसा व्यक्ति जो उस आपके अधिकार को या हित को डिनाई कर रहा है, मना कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आप वाद संस्थित कर सकते हैं और न्यायालय अपने विवेक से ये घोषणा कर सकेगा कि आप जो वादी हैं आप हकदार हैं इस चीज के और आपको अतिरिक्त अनुतोष की मांग करने की जरूरत नहीं है, चूंकि आप उस संपत्ति के स्वामी हैं या हितबद्ध अधिकारी हैं या मतलब उसमें विधिक प्रतिनिधि हैं, तो आपका उस संपत्ति पर अधिकार है। ये आपको इसमें अतिरिक्त अनुतोष मांगने की जरूरत नहीं है। अगले पेज पे चले हम लोग। पिछले पेज पे हमने बताया था वादी को अतिरिक्त अनुतोष मांगने की जरूरत नहीं है, मगर इसमें एक परंतु जोड़ा गया है जो कह रहा है परंतु कोई भी न्यायालय वहां ऐसी घोषणा नहीं करेगा जहां की वादी हक की घोषणा मात्र के अतिरिक्त कोई अनुतोष मांगने के योग्य होते हुए भी वैसा करने में लोभ करे।
अगर कहीं वादी को अनुतोष अतिरिक्त अनुतोष की जरूरत है और उसे मांगना चाहिए था और वह नहीं मांगता है, तो वहां न्यायालय अतिरिक्त अनुतोष को प्रदान नहीं करेगा अगर उसने जानबूझकर लोप कर दिया है तो। इसका एक स्पष्टीकरण है, संपत्ति का न्यासी ऐसे हक का प्रत्याख्यान करने में हितबद्ध व्यक्ति है जो ऐसे व्यक्ति के हक के प्रतिकूल हो जो अस्तित्व में नहीं है और जिसके लिए वो न्यासी होता है यदि वो व्यक्ति अस्तित्व में आता। कहने का मतलब है, यहाँ पर पूछा जाता है कि हितबद्ध व्यक्ति कौन होता है, तो हितबद्ध व्यक्ति जो है, जो किसी के अधिकार को डिनाई कर रहा है, मना कर रहा है, उसमें न्यासी जो है वो हितबद्ध व्यक्ति होता है। और यहाँ ये बताया गया है कि वो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का न्यास, वो हितबद्ध व्यक्ति जो है, न्यासी जो है, ऐसे व्यक्ति का न्यासी है जो इस वक्त अस्तित्व में नहीं है। अगर वो अस्तित्व में होता, व्यक्ति जिंदा होता, तो वो उसका न्यासी होता। मतलब न्यासी अभी जिंदा है और जो व्यक्ति जिसका वो न्यासी है वो मर चुका है, तो अस्तित्व में माना जाता है वो न्यासी। अगर वो जिंदा होता तब भी वो न्यासी होता, वो अभी भी न्यासी है। कहने का मतलब न्यासी जो है हितबद्ध व्यक्ति होता है प्रत्याख्यान करने में। अब आ जाइए आप आखिरी पड़ाव पर हम लोग पहुंच चुके हैं लगभग इस सेक्शन के। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। ये जो एक्ट है ये खत्म होने वाला है, इसी पेज पे ये एक्ट खत्म हो जाएगा SRA। उसके बाद दूसरा एक्ट भी पढ़ाएंगे हम थोड़ा थोड़ा। अब आ जाइए विनिर्दिष्ट अधिनियम, अनुतोष अधिनियम की धारा 35 क्या कह रही है, घोषणा का प्रभाव। जो धारा 34 में घोषणा की गई है उसका प्रभाव क्या होगा ये बताया गया धारा 35 में। ये समझ ले, इस अध्याय के अधीन की गई घोषणा केवल वाद के पक्षकार और उनसे व्युत्पन्न का एग्जैक्ट मतलब होता है रिस्पेक्टिवली, जो उससे संबंधित है या आगे आने वाले हैं या विधिक प्रतिनिधि है, ये सारे लोग रिस्पेक्टिवली या व्युत्पन्न कहलाते हैं। उससे मगर आप वर्ड व्युत्पन्न ही यूज करिएगा, शब्दों का ना चेंज करिएगा। थोड़े टफ लगेंगे, देर में याद होंगे, देर में समझ में आएंगे। बार बार वीडियो को देखिए, देर में पॉज करिए, बट इनको समझिए। उनसे व्युत्पन्न अधिकार के द्वारा दावा करने वाले व्यक्तियों को ही आबद्ध करती है, और जहां की पक्षकारों में से कोई पक्षकार न्यासी हो वहां उन व्यक्तियों को ही आबद्ध करती है जिनके लिए ऐसे पक्षकार न्यासी होते यदि घोषणा की तारीख को उनका अस्तित्व होता। कहने का मतलब है जो धारा 34 में घोषणा की गई है उसका प्रभाव सिर्फ और सिर्फ वाद के पक्षकारों पर या उनसे संबंधित रिस्पेक्टिव व्यक्तियों पर या उन न्यासियों पर जो उसके न्यासी हैं उस वक्त जबकि न्यास हुआ था और वो अस्तित्व में थे। मतलब न्यासियों पर डिपेंड करेगी, पक्षकारों पर डिपेंड करेगी, उनके हितबद्ध व्यक्तियों पर डिपेंड करेगी, उनसे संबंधित व्यक्तियों पर डिपेंड करेगा। मतलब घोषणा का प्रभाव होगा और अन्य किसी व्यक्ति पर नहीं होगा। इस एक्ट की आखिरी धारा है धारा 42, और यहाँ पर ये SRA विशिष्ट अनुतोष अधिनियम आपका खत्म हो जाएगा। आखिरी धारा है, समझ ले ध्यान से। नकारात्मक करार के पालन का व्यादेश। व्यादेश कहते हैं इंजंक्शन को रोक देने को। हमने बताया है पहले भी, CPC में बहुत डिटेल में पढ़ाया है, समझ ले। मगर इस यहाँ पर जहां की किसी संविदा में किसी निश्चित कार्य को करने का सकारात्मक करार और उसी के साथ किसी निश्चित कार्य को न करने का अभिव्यक्त या विवक्षित। अभिव्यक्त कहते हैं एक्सप्रेस को और विवक्षित कहते हैं इम्प्लाइड को। अभिव्यक्त या विवक्षित करार समाविष्ट हो वहां ये परिस्थिति की न्यायालय सकारात्मक करार का विनिर्दिष्ट पालन करने में असमर्थ है, न्यायालय को नकारात्मक करार पालन का व्यादेश अनुदत्त करने से प्रभावित नहीं करेगी। कहने का मतलब समझ लीजिए कि संविदा के 2 भाग हैं। एक भाग में कोई सकारात्मक कार्य करने का करार किया गया है, दूसरे भाग में करार को कोई परिस्थिति ऐसी है जो नकारात्मक पहलू को बताती है। मतलब 2 भाग है संविदा का, एक में करने का करार किया गया है, एक में ना करने का करार किया गया है। और न्यायालय ऐसे असमंजस में है कि करार को करने का निर्दिष्ट पालन नहीं करा सकता,
तो वो संविदा का जो दूसरा भाग है, नकारात्मक भाग है, जिसमें ना करने का करार का पालन किया करने के बात की गई है, उसके ना करने के उस नकारात्मक मतलब उस बात को ना करने का व्यादेश अनुदत्त कर सकेगा, ये बात कहती है धारा 42। आखिरी इसमें बात है परंतु जोड़ा गया है, परंतु ये तब जबकि वादी संविदा के पालन में जहां तक वो उसके लिए आबद्ध कर है असफल रहता है। मतलब नकारात्मक करार का पालन न्यायालय तब करा पाएगा जब वो वादी जो है संविदा को पालन करने में असफल रहता है, ना कर पाया हो, संविदा का पालन ना कर पाया हो, तभी नकारात्मक व्यादेश प्रदान करने का अधिकार न्यायालय को है। ठीक, कहने का मतलब आखिरी धारा का मतलब यह है कि दो पहलुओं करा सकता हो पालन या ना करा सकता हो। करा सकने वाले पालन में न्यायालय सक्षम नहीं है तो नकारात्मक मतलब ना कराने वाले का पक्ष में रहेगा और उसका आदेश देगा, मगर तब देगा जब वो देख लेगा वादी अपनी संविदा का पालन करने में असमर्थ रहा है तो नकारात्मक करार को पालन करने का व्यादेश दे सकेगा न्यायालय, ऐसी बताई गई है धारा 42 में बात। ये यहाँ पर ऐसे आगे कंप्लीट हो गया। अब हम आपको थोड़ा सा इक्विटी पढ़ाएंगे, जो जहाँ से क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा का मतलब पूरा इंक्लूड कर रहे हैं मगर जरा सा पोर्शन आता है, बाकी ये इक्विटी और टॉर्ट जो है दूसरे लॉ से मिलकर क्वेश्चन आते हैं। जब हम ये सारे लॉ करा देंगे तो आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं। अब थोड़ा सा पोर्शन इक्विटी का देख लें और टॉर्ट का देख लें हम। ये है इक्विटी या साम्या, इसको साम्या कहते हैं। इसमें एक ही प्रश्न पूछा जाता है बार बार, साम्या चाहने वाले को साम्या बरतनी चाहिए, यही प्रश्न एक आता है साम्या से बार बार हर क्वेश्चन पेपर में। आप इसी क्वेश्चन को देखेंगे। डिपेंड करता है क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं, उस हिसाब से आप आंसर की लेंथ रखिएगा। कितना भी लंबा क्वेश्चन आए आप पूरा मैटर यहाँ से समझ पाएंगे, कर पाएंगे। समझ ले, क्वेश्चन को आपको देखना पड़ेगा कितने नंबर का है, उतना ही मैटर लिखिएगा जितना जरूरी लगे। समझा दे रहे हैं हम। वादी को सामयिक उपचार उसी शर्त पर प्रदान किया जाएगा जब वो प्रतिवादी के उन अधिकारों को सामान्यता प्रदान कर दे जिसके लिए वो अधिकृत है, अर्थात जिन विषयों में वादी साम्या की सहायता मांग रहा हो उसमें उसे भी न्याय करना चाहिए। जैसा कि ये वाद दिया गया है, निर्णय दिया गया है गिन्सन बनाम गोल्ड स्मिथ 1854 में कहा गया है। इस वाद में यही कहा गया था कि कहा गया है, आप चाहें तो वाद को लिख लें अपने वर्ड्स में, कि अगर मान लीजिए आप न्यायालय की शरण में चाहते हैं, मान लीजिए आपने किसी को 100 रुपए दिए, ठीक, और उससे 100 रुपए का सामान लिया आपने, ठीक है। आप 100 रुपए का सामान लेकर अपने घर आ गए, आपको लगा यार ये सामान जो है कुछ गड़बड़ है। आप दुकानदार के पास वापस गए तो आपने कहा कि यार ये सामान आपका कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये वापस ले लीजिए। तो आप दुकानदार के पास सामान लेके जाएंगे, दुकानदार से कहेंगे ये सामान आप रख लीजिए और हमें 100 रुपये वापस कर दीजिए। तो दुकानदार आपको 100 रुपये वापस कर देगा, मगर आपको भी सामान वापस देना पड़ेगा। ये नहीं आप सोचे कि आधा सामान आप खा गए उसका और आधा आप वापस कर रहे हैं। तो चूंकि आप साम्या चाह रहे हैं दुकानदार से कि वो आपको 100 रुपये वापस दे दे, तो आपको भी चाहिए कि आप उसका सामान पूरा का पूरा उसी हालत में वापस कर दें, उसमें कोई फेरफार ना करें, उसका खराब मतलब उसको फेंके नहीं, उसको खराब ना करें। ये कहलाता है साम्या का नियम। यही बताया गया है गिन्सन बनाम गोल्ड स्मिथ 1854 में कि साम्या चाहने वाला पक्षकार अगर दूसरे से साम्या चाह रहा है तो उसे भी दूसरे पक्षकार से जो फायदा हुआ था या जो प्रतिकर मिला था या जो धन मिला था उसको वो एज इट इज वापस कर दे और उससे अपने धन या अपने संपत्ति को वापस ले ले। दोनों लोगों को कोई नुकसान ना हो, दोनों लोग इक्विवेलेंट हो जाएं, यही कहलाता है साम्या का नियम। इसमें आप धारा 30 लिखेंगे, विनिर्दिष्ट अधिनियम। अभी हमने आपको 5 मिनट 10 मिनट पहले बताया था कि हम आपको आगे चल के विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 30 के बारे में बताएंगे। वहां पर हमने धारा का नाम लिख दिया था, विखंडित कराने वाले पक्षकार से न्यायालय साम्या बरतने की अपेक्षा कर सकेगा। अब यहाँ पर हम आपको धारा की व्याख्या दे रहे हैं, व्याख्या समझे धारा 30 की। SRA की धारा है ये। किसी संविदा का विखंडन न्याय निर्णीत करने पर न्यायालय उस पक्षकार से जिसे ऐसा अनुतोष अनुदत्त किया गया है अपेक्षा कर सकेगा कि वो दूसरे पक्षकार को
ऐसा कोई फायदा जो उसने उस पक्षकार से प्राप्त किया हो यथावत प्रत्यावर्तित करे और ऐसा प्रतिकर दे जो न्यायालय द्वारा अपेक्षित हो। शब्द यही लिखना है, मगर जैसे अभी हमने आपको ऊपर उदाहरण समझा दिया जो कि गिब्सन बनाम गोल्ड स्मिथ में बताया गया था। उदाहरण बताया हमने 100 रुपए की मिठाई वाला एक उदाहरण आप इसमें लिख सकते हैं, कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, मगर शब्द यही लिखना पड़ेंगे कि जो संविदा का विखंडन करने न्याय निर्णीत करने वाला पक्षकार है अनुतोष चाहता है, मतलब किसी एक पक्षकार ने संविदा को विखंडित कर दिया है, जो पीड़ित पक्षकार है वो उसका अनुतोष पाना चाह रहा है, तो पीड़ित पक्षकार को भी संविदा जिस व्यक्ति ने विखंडित कर दी है उस पक्षकार को वो धन देना या वो प्रतिकर देना होगा जो अनुतोष वाले पाने वाले पक्षकार ने विखंडित करने वाले पक्षकार से पाया है। कहने का मतलब है अनुतोष पाने वाला विखंडित को वो सब चीजें, विखंडित करने वाले पक्षकार को वो सब धन या प्रतिकर देगा जो उसने उससे पाया है, और विखंडित करने वाला पक्षकार जो है वो सारी की सारी धन और प्रतिकर उस व्यक्ति को देगा जो अनुतोष पाना चाह रहा है। यही साम्य का नियम है। इसमें अगर और लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 20 नंबर का आता है, 10 नंबर का आता है, 15 नंबर का आता है, तो आवश्यकता अनुसार आप न्यास अधिनियम की धारा हमने 62 आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई है, न्यासी द्वारा सदोष करे, वो धारा लिख सकते हैं। और भी बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप न्यास अधिनियम की धारा 86 जिसमें हमने पढ़ाया विखंडनीय संविदा के अनुसरण में किया गया अंतरण, उस धारा 86 को अनुतोष अधिनियम की लिख सकते हैं आप। जितना भी बड़ा क्वेश्चन आए, चाहे 20 नंबर का आ जाए, चाहे 30 नंबर का आ जाए, आपके पास मैटर पर्याप्त होता है, आप लिखते चले जाइए। सिर्फ 5, 7, 10 नंबर तक आए तो आप इतना ही मैटर लिख दें। केस लॉ एक दे दें आप गिब्सन बनाम गोल्ड स्मिथ का जो 1854 का केस है, और एसआरए की धारा 30 का वर्णन कर दें, क्योंकि वो डायरेक्ट बताती है साम्य बरतने वाले पक्षकार को साम्य का अनुतोष विखंडित करने वाले पक्षकार से साम्य न्यायालय बरतने की अपेक्षा कर सकेगा। विखंडित करने वाले पक्षकार से न्यायालय साम्य बरतने की अपेक्षा कर सके। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया इसलिए हम तेजी कर रहे हैं, जिसकी हड़बड़ाहट में कुछ गलतियां भी हो रही हैं। वीडियो को पॉज करके ध्यान से समझ लीजिएगा। एक चैनल हमने अपना दे दिया नाम @लॉ क्लासेस बाय फिरोज सर। आप डायरेक्ट यूट्यूब पर डालेंगे तो आपको पा जाएंगे हमको डायरेक्ट, जहाँ पर हमने 1 दिन से लेकर 100 दिन तक का पूरा वर्णन किया हुआ है, सारे मेंस के लॉ पढ़ाए हुए हैं। उसके अलावा एक व्हाट्सएप नंबर हमने 9450770672 दिया है, ये व्हाट्सएप नंबर है, और इससे आप हमसे डायरेक्ट जुड़ जाए, डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाएंगे। इसकी बहुत नॉमिनल फीस हमने 500 रखी हुई है, हालांकि ओपन फीस ये 1000 है। आप चाहें तो रजिस्टर कर लें, ना रजिस्टर करना चाहें पढ़ाई जारी रखें, मैटर सबको शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। अब ये साम्याबी यहाँ पर साम्या का जो इतना प्रश्न आता है ये साम्याबी कंप्लीट हो गई। अब हम लास्ट टॉपिक आपको टॉर्ट पढ़ाएंगे। टॉर्ट के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ाने जा रहे हैं। ये लॉ ऑफ टॉर्ट है जिसमें एग्जैक्टली 2 ही चीजें पूछी आती हैं, कठोर दायित्व और पूर्ण दायित्व का सिद्धांत। पहले हम समझ लें कठोर दायित्व, या इसको कहते हैं रायलैंड बनाम फ्लेचर 1868 का सिद्धांत। रायलैंड का सिद्धांत कहते हैं इसको, या रायलैंड बनाम फ्लेचर का सिद्धांत कहते हैं, या इसको कठोर दायित्व कहते हैं। क्या है ये समझ ले थोड़ा सा। सर्वप्रथम इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने रायलैंड बनाम फ्लेचर के बाद में प्रतिवादित किया इस वाद को, इसलिए इसे इस नाम से जाना जाता है। मतलब कठोर दायित्व को जो है सबसे पहले इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने रायलैंड बनाम फ्लेचर के बाद में प्रतिवादित किया था। चूंकि इसमें प्रतिवादी का दायित्व बिना दोषपूर्ण आचरण के ही उत्पन्न हो जाता है, इसलिए इसे कठोर दायित्व कहते हैं। ये सिद्धांत विभिन्न अपवादों को समाहित करता है। कहने का मतलब हुआ प्रतिवादी के बिना आचरण के बाद भी अगर वो दोषी हो रहा है प्रतिवादी, तो इसको कहते हैं कठोर दायित्व। मगर इसमें बहुत सारे अपवाद हैं, इसलिए ये सिद्धांत बहुत परफेक्ट इंडिया में नहीं लगता है। इंडिया में लगता है मेन पूर्ण दायित्व का सिद्धांत। इसमें क्या किया, ये मॉडिफाइड फॉर्म है जो भारत के सभी न्यायालयों में लागू होती है। ये क्या आपको मेनली पूर्ण दायित्व का सिद्धांत याद रखना है। इसमें आप सिर्फ केस लॉ समझ ले, रायलैंड बनाम फ्लेचर 1858, इसमें और बहुत सारे अपवाद हैं, इसलिए परफेक्टली लगता नहीं है ये दायित्व। पूर्ण दायित्व का सिद्धांत क्या कहता है,
देखें, पूर्ण दायित्व के सिद्धांत के अधीन कोई अपवाद मान्य नहीं है, अर्थात पूर्ण दायित्व के बाद में प्रतिवादी किसी अपवाद का सहारा लेकर नहीं बच सकता। यह सिद्धांत उच्चतम न्यायालय ने MC मेहता बनाम भारत संघ में प्रतिपादित किया था। मतलब पूर्ण दायित्व का सिद्धांत जो था सुप्रीम कोर्ट ने MC मेहता बनाम भारत संघ में प्रतिपादित किया। प्रतिपादित करते टाइम न्यायालय ने कहा था कि इसमें कोई अपवाद नहीं है, जैसा कि कठोर दायित्व में है। मतलब आदमी कठोर दायित्व का सहारा लेके नहीं बच सकता, उसे पूर्ण दायित्व का सहारा, मतलब उस पर पूर्ण दायित्व का सिद्धांत लगेगा, और अगर वो दोषी है तो उसको प्रतिकर या दोषता उस पर सिद्ध की जाएगी। अब इससे संबंधित एक निर्णय दिया गया, निर्णय को आप समझ लें। श्री राम फूड्स एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बनाम भारत संघ, इस मामले में हुआ क्या था ये समझ लें। मामले में हुआ ये कारखाना दिल्ली की घनी आबादी में था जो कि ओलियम गैस बनाता था। 4 और 6 दिसंबर 1985 को गैस का रिसाव हुआ, जिससे एक अधिवक्ता की मृत्यु हो गई तथा बहुत से लोगों पर इसका कुप्रभाव पड़ा। कारखाने के खिलाफ लोकहितवाद में न्यायालय ने क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को प्रतिकर दिलाने का आदेश दिया। ठीक, ये तो बात हो गई जनरल। अब इसमें लीडिंग क्या है ये समझ लें। लीडिंग क्यों हुआ ये केस, लीडिंग केस क्यों कहलाता है। उच्चतम न्यायालय ने ये अभिनिर्णित किया कि भारतीय न्यायालय को रायलैंड बनाम फ्लेचर के बाद में प्रतिपादित सिद्धांतों को मानना आवश्यक नहीं है। भारतीय न्यायालय भारतीय समाज के लिए उपयुक्त नियम की खोज कर सकता है। मतलब जो न्यायालय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि हम जो है भारतीय समाज के लिए उपयुक्त नियम की खोज कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने आगे क्या कहा समझ ले। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कंपनी को प्रतिकर देना होगा, चाहे भले ही कंपनी की ओर से जरा भी उपेक्षा ना की गई हो। कहने का मतलब हुआ है ये पूरा मामला जो पूर्ण दायित्व का सिद्धांत से संबंधित है, इसमें कठोर दायित्व के सिद्धांतों का अपवाद लेके आप बच नहीं सकते कि हमने कि हमने पूरी सावधानी रखी है फिर भी दुर्घटना हो गई। अगर आपके कारण दुर्घटना हुई है तो आप प्रतिकर देंगे। पीड़ित पक्षकार को प्रतिकर देना पड़ेगा, चाहे आपने पूरी सावधानी रखी हो फिर भी आप प्रतिकर के दायी हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपादित कर दिया और सारे न्यायालयों को दिशा निर्देश दे दिया कि आप किसी भी पक्षकार को जो पीड़ित है, उसे नुकसान हुआ है, तो उसको प्रतिकर दिलाइए, चाहे भले ही वो पक्षकार जिससे दुर्घटना हुई है भले ही वो पूर्णतः न्यायपूर्ण हो, न्याय के अंतर्गत आता हो, न्यायपूर्ण कार्य करने में उससे दुर्घटना हुई हो, तब भी पीड़ित को आप प्रतिकर दिलाइए। ये लॉ ऑफ टॉर्ट हो गया। कुल मिला के आज आपने लॉ ऑफ टॉर्ट मतलब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इक्विटी और टॉर्ट को पूरा कर लिया। यहाँ से ये आपका आज माइनर एक्ट कंप्लीट हो गया। अब आपको दूसरा, अब जो आपके इवन डेज हैं उस पे आपको वो मिल रहे हैं आपके लोकल लॉज, ऑड डेज पे आपको लॉ फर्स्ट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दैट।